लास्ट टाइम हमने मेथड ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले दो सब्सटेंस को हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो क्या वो सॉल्यूशन बनाएंगे या नहीं। सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मेक्स अ सॉल्यूशन, ऐसा हम जानते हैं। बट दुनिया का हर एक सब्सटेंस हर एक सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूशन बनाए ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पानी यानी वाटर के अंदर केरोसिन ऐड करने से सॉल्यूशन नहीं बनता है, जबकि वाटर में अल्कोहल ऐड करने से सॉल्यूशन बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर इंटरैक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यानी कि अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो पोलार है तो समझ लो वो पोलार सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। हु इज कॉल्ड पोलार सॉल्वेंट? तो यहाँ पर हमारा जो पानी है वो पोलार सॉल्वेंट है, बिकॉज ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स टू ऑक्सीजन होते हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है इसी के कारण इसे हम पोलार बॉन्ड कहते हैं। सो वाटर एक्ट एज पोलार सॉल्वेंट। अगर ऐसा ही सब्सटेंस है लाइक एग्जाम्पल HCl, तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। दैट मीन्स पोलार सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट। सेकेंड वन, that is non-polar substances are soluble in non-polar solvent. That means in atmosphere, that is nitrogen, oxygen or methane gas, which is not available in atmosphere but it is obtained from earth crust. तो ये नीचे से हमें मिलता है। तो ये तीनों सब्सटेंस में ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली सेंटर बिटवीन टू न्यूक्लियस, तो ये नॉन पोलर बनेगा। तो these type of compounds are known as non-polar. So non-polar substances are mostly soluble in non-polar solvent, यानी ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे या फिर पानी में इनकी solubility या proportion of dissolving बहुत बहुत कम होगा। थर्ड नंबर, दैट इज आयोनिक सब्सटेंस। हम जानते हैं आयोनिक सब्सटेंस में NaCl which is known as Na plus and Cl minus, that is ionic bond between two ions Na plus and Cl minus. These type of ionic substance are soluble in water, यानी कि जहां आयोनिक बॉन्ड बनेगा वो मोस्टली कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब आ रहा है फोर्थ वन, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है बॉन्ड OH कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी जिसके पास OH है, दे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। तो कौन से ऐसे कंपाउंड है? तो फर्स्ट वन, दैट इज अल्कोहल, एग्जाम्पल के लिए मिथेनॉल। सेकेंड वन, दैट इज कार्बोक्सिल और कार्बोक्सिलिक एसिड, एग्जाम्पल CH3COOH। एंड थर्ड वन, दैट इज फिनॉल, विच इज हमने इसको पढ़ा नहीं है, इसको हमने 12th साइंस के सेकेंड पार्ट में पढ़ना है। इसका फॉर्मूला है C6H5OH। आप जानते हो इन सब में OH है, OH OH OH। और हम पानी को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पानी के पास भी OH ग्रुप है। सो these टाइप ऑफ कंपाउंड कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो दे आर वाटर सॉल्युबल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करना है, जिसको हमें ऑर्गेनिक पे भी पढ़ना है, पर अभी हमें ज्यादा वो सपोर्ट करेगा। तो JEE नीट एंगल से इसको देख लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। हमारे पास 3 कंपाउंड का ऑर्डर दिया हुआ है। ये रहा मिथेनॉल, ये रहा इथेनॉल और ये रहा प्रोपेन 1 ऑल।
और ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ध्यान से देख सकते हो इन सबके पास OH तो है, इसीलिए दे ऑल आर वाटर सॉल्यूबल। बट जो OH के अलावा जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज नॉन पोलर पार्ट। ये नॉन पोलर है, दैट मीन्स ये पार्ट जो है उसका बिहेवियर है पानी में डिसॉल्व होने से रोकना। सो नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास और नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे उसका मोलर मास बढ़ेगा, उसका मोलर मास बढ़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, इसीलिए ये वाटर को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, तो सॉल्युबिलिटी यानी डिसॉल्विंग सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाएगी, इसीलिए सबसे ज्यादा सॉल्युबल रहेगा मिथेनॉल। सेकेंड नंबर के लिए एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इसमें एक इथेनॉल है जो ये रहा, दूसरे नंबर पे इथिलीन ग्लाइकोल, तो उसका फॉर्मूला रहेगा CH2 बॉन्ड CH2 दोनों के नीचे OH, और तीसरा फॉर्मूला रहेगा CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 तीनों के नीचे OH। तो आप ध्यान से देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एक OH ग्रुप है जबकि इसमें दो OH ग्रुप है, इसमें तीन OH ग्रुप है। दैट मीन्स जिसका पावर वाटर के साथ ज्यादा है उनका नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, solubility in water increases। तो ये रहा अपना इथेनॉल, ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका IUPAC नेम इथेन 1,2 डायोल, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसका IUPAC नेम है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। यानी तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी रहेगी क्योंकि OH ग्रुप बढ़ रहा है। पर कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ी सी भी कमी आ जाएगी तो नहीं चलेगा, इसीलिए यहां पर एक नोट करके लिखा है ग्लूकोज हैज 5 बॉन्ड OH ग्रुप इन स्पाइट ऑफ इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। यानी ग्लूकोज के पास तो ऐसे ढेर सारे ग्रुप है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये OH और एक नीचे CH2OH, ऐसे इसके पास 5 OH ग्रुप है, 1 2 3 4 5। फिर भी इसकी सॉल्युबिलिटी इन सब से कम है बिकॉज ग्लूकोज जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है जबकि ये सब लिक्विड है। तो वाटर के अंदर लिक्विड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन सॉलिड बिकॉज सॉलिड सब्सटेंस थोड़े टाइम के बाद सेचुरेटेड हो जाता है जबकि लिक्विड में ऐसा होता नहीं है। नाउ वी आर गोइंग सॉल्युबिलिटी, इसके अंदर भी ये वर्ड आ चुका है कि लेस सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, हमने ये पढ़ना है ये सॉल्युबिलिटी क्या है। तो नाउ वी आर स्टडीड solubility of solid in liquid। अब यहां पे आ रहा है solubility। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी वाटर यानी सॉल्वेंट, उसमें पढ़ना है। पर सबसे पहला सवाल यह है कि भाई ये सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन नाम है तो फिर सॉल्युबिलिटी क्यों कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलो ना। बट प्रॉब्लम इज देयर कि यहां पर एक और बात उसकी पता चल जाती है कि अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है ऐसा आपको पता चल जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इतना लंबा ना बोलना पड़े,
इसीलिए एक वर्ड में बोल दिया जाता है सॉल्युबिलिटी. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर concentration of saturated solution is known as solubility. दूसरी बात करें तो at constant temperature definite amount of solvent उसके अंदर हम मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन मिलती है उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. दैट मीन्स हमने एक बकेट में पानी ले लिया, उसके अंदर मैंने थोड़े शुगर पार्टिकल्स डाल दिए और उसको स्टीयर करना शुरू कर दिया ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए. अब ऐसे में वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ शुगर मॉलिक्यूल्स, और इस कोलिजन के कारण सम शुगर मॉलिक्यूल्स वो दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड है उसको तोड़ के वो पानी में चले जाएंगे. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन बनना, होमोजीनियस मिक्सचर बनना. बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि शुगर डिसॉल्व होते 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 उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया. अब हमने शुगर पार्टिकल्स उसके अंदर डाल दिए, तो सॉल्यूशन में से जो डिसॉल्विंग सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करके उसके साथ डिपॉजिट हो जाएंगे. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. तो यहां पर हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट ये जो पढ़ना है, उसके अंदर टोटल अफेक्टिंग फैक्टर्स 4 है. फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ये रहा आपका सॉल्यूट और ये रहा आपका सॉल्वेंट. तो नेचर के बारे में हमने पढ़ लिया, इसीलिए अब दो उसके फैक्टर बाकी बचेंगे, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट यहां पर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, सो प्रेशर डज नॉट इफेक्ट, वो उसको इफेक्ट करेगा नहीं. सो ओनली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उसको पढ़ना है. तो वी नो दैट द टाइप ऑफ रिएक्शंस आर टू, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. दैट मीन्स जो हीट है वो रिएक्टेंट साइड है. अब ऐसे सिचुएशन में जैसे पानी के अंदर शुगर का डिसॉल्व होना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अगर हम शुगर डाल देंगे वो डिसॉल्व नहीं होगी, पर जैसे उसको गर्म करोगे वो ऑन द स्पॉट डिसॉल्व हो जाएगी, बिकॉज इन दोनों का मिलना वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ-सेटेलियर प्रिंसिपल, in endothermic reaction temperature is directly proportional to solubility. That means increases in temperature solubility increases. But exothermic reaction है, इसमें heat का लोकेशन उल्टा होता है, यहां पे आ जाता है. That means temperature वहां पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा. That means temperature increase करेंगे तो solubility डिक्रीज होगी. थैंक यू.